केसी सामुता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किताब घर के पिटारे की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुस्तक संख्या 24 और इस पुस्तक संख्या 24 का शीर्षक है काव्या फूले, रिटन बाय सावित्री ज्योतिराव फुले, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय उज्ज्वला महात्रे, एडिटर बाय ललिता धारा। साथियों, बहुजन दर्शन की श्रृंखला में ये 24वीं पुस्तक है और यू शुड नो अबाउट योर हिस्ट्री। हमें और आपको अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए। उसी इतिहास की ये श्रृंखला है जहां मैंने बहुत सी किताबों को अब तक आपके सामने इस यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से रखा है। साथियों, सावित्रीबाई फुले, जिन्हें भारत में महिला शिक्षा की जननी कहा जाता है, सही अर्थों में वह पहली भारतीय नायिका थी जिन्होंने शूद्र जनों के लिए और उन बहुसंख्यक लोगों के लिए जिनको विद्यालय की कोई सुविधा नहीं थी, शिक्षा की कोई सुविधा नहीं थी और पढ़ने लिखने का कोई अवसर नहीं मिलता था। ये हिंदू सोशल ऑर्डर की वजह से और गरीबी की वजह से ऐसा था। इसके साथ साथ ब्रिटिश एम्पायर के दौरान जो व्यवस्थाएं थी, जिसको एजुकेशन सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज हम कहते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा विकास हुआ, जिसमें बहुत से लोगों को शिक्षा के इस देवालय तक जाने का अवसर मिला और उन्हीं में से एक ऐसा अवसर विशेष रूप से महार और मांग जाति की जो बालिकाएं थी, उनके लिए सावित्रीबाई फुले के द्वारा पहला रिकॉर्डेड प्रयास किया गया। ये अलग बात है कि सत्ताधारी लोगों के द्वारा इतिहास लिखने से लेकर भारत की संघ लोक सेवा आयोग और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग जो कि संवैधानिक आयोग हैं, उनके द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से जो भर्ती प्रणाली और पाठ्यक्रम तय किया गया, उसमें सत्ताधारियों के द्वारा ऐसे नायकों को बाहर रखा गया। इसके साथ साथ स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में इन सभी तमाम प्रकार के बहुजन नायकों को एक सिरे से खारिज किया गया, जिसकी बदौलत मैंने बार बार कहा कि ये बुद्धिज्म और उस इंडिजीनियस नॉलेज को इग्नोर करने का नतीजा है कि उसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिकग्नाइजेशन नहीं मिला। ये सबसे बड़ी कमी इस दर्शन की रही है। तो काव्या फुले, इस पुस्तक में सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ने क्या लिखा है उस पर हम बातचीत करेंगे। इससे पहले यहाँ पर उन्होंने सावित्रीबाई फुले के संघर्ष के बारे में बात कही है। साथ ही ये पुस्तक जनवरी 2012 में पब्लिश की गई। ये एडिटेड बुक है, ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स इन मराठी बाय सावित्री ज्योतिराव फुले। 1854 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसको यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया गया है। और साथियों, सबसे पहली बात है कि इसमें लाइफ स्केच ऑफ सावित्रीबाई फुले इंट्रोडक्शन के बाद ललिता धारा के द्वारा दिया गया। इसके साथ साथ सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र फर्स्ट मॉडर्न रेडिकल पोइट, ये जसवंती वांबुलकर के द्वारा लिखा गया है। काव्या फुले सावित्री ज्योतिराव फुले, ये पोइम्स हैं जिन पोइम्स को यहाँ ट्रांसलेटेड किया गया है। और अगर हम ये बात करें ललिता धारा के द्वारा सावित्रीबाई फुले के उस संघर्ष को, जिसको हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट और एक तरह से स्ट्रगल, जिसको आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोसाइटी और स्ट्रगल फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स चिल्ड्रंस, जो बालिकाएं हैं, उन बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया और 1848 में पहला विद्यालय भी खोला। उसके साथ साथ 18 अन्य विद्यालय प्राथमिक स्तर के खोले गए जहां पर शिक्षा प्रदान की गई। सावित्रीबाई फुले की शादी कम उम्र में हो गई थी। इसके बाद उनके पति ज्योतिराव फुले ने उन्हें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की। इसके बाद उन्होंने जो टीचर ट्रेनिंग है, उस टीचर ट्रेनिंग को प्राप्त करके शिक्षा के क्षेत्र में एक परचम लहराया। ये पुस्तक हमें इस बात की प्रेरणा देती है, ये पुस्तक इस बात को हमें अभिव्यक्त करती है, विस्तार से बताती है कि सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के लिए कैसे संघर्ष किया और वह प्रत्येक भारतीय बालिका और नारी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि उस हिंदू सोशल ऑर्डर वाले समाज में तमाम तरह के प्रतिबंध होने के बावजूद भी उनके द्वारा किस तरह से इस संघर्ष को आगे बढ़ाया गया और संघर्ष के साथ साथ उन्होंने वह अचीवमेंट प्राप्त किया जो कि बाई बर्थ उन्हें नहीं मिला,
बाई एफर्ट्स उसे मिला है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा है, बुद्धा वाज नॉट बोर्न बट ही बिकम ए बुद्धा बाय ऑन और हिज एफर्ट्स। ब्रीफ क्रोनोलॉजी ऑफ सावित्रीबाई फुले लाइफ एंड वर्क की अगर बात करें तो ललिता धारा ने साफ साफ यहाँ आप देख सकते हैं 1831 बोर्न इन नया गांव इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सतारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में सावित्रीबाई फुले का 1831 में जन्म हुआ। साथियों, मात्र 9 वर्ष की आयु में विशेष रूप से भारतीय बालिकाएं, बहुजन बालिकाएं, विशेष रूप से SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो लड़कियां हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है अगर मन में ठान ले, रुकना नहीं, झुकना नहीं, संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना। यही इंडियन ट्रेडिशन, रियल इंडियन ट्रेडिशन और नॉलेज है, जो खेत में किसान बिना किसी तमाम जो मेथड था इसके बावजूद भी बीजों को प्रिजर्व करना, खेती करना, अपना जीवन चलाना और तमाम तरह के संकट जो कि हम कहते हैं खुले आसमान के नीचे जिसका व्यापार चलता है, उस किसान की हम बात करते हैं। तो 9 वर्ष की आयु में 1840 में मैरिड टू ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले से इनकी शादी हुई। 1841 बिगिन इनफॉर्मल एजुकेशन एट होम। हम कहते हैं कि पढ़ने के लिए विद्यालय, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के रूप में उनके पति के द्वारा उनकी शिक्षा शुरू की गई। क ख ग ककरा और ABCD उनको सिखाया गया। लगभग 10 साल की उम्र में 1847 ट्रेंड एज ए टीचर फ्रॉम पुणे, यानी कि 16 साल की उम्र में ट्रेंड एज ए टीचर फ्रॉम पुणे से उन्होंने शिक्षक बनने के लिए, जैसे आजकल STC और B.Ed वगैरह ऐसे ट्रेनिंग डिप्लोमा होते हैं, ऐसे टीचर ट्रेनिंग की जो एजुकेशन थी वो फॉर्मली प्राप्त की। 1848 में एस्टैब्लिश द फर्स्ट स्कूल विथ हस्बैंड ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले सावित्रीबाई फुले के द्वारा मिलकर और शेख फातिमा इनके द्वारा मिलकर 1848 में, यानी कि मात्र 17 साल की उम्र में पहला बालिका विद्यालय भिंडेरवाला पुणे में स्थापित किया गया, जिसकी बिल्डिंग आज जर्जर अवस्था में है, लेकिन है वो सबूत है इस बात का कि किस तरह से इंडिजिनियस नॉलेज को और बहुजन फिलोसॉफी को सत्ताधारियों के द्वारा इग्नोर किया गया और उसके संबंधित जो बहुजन हैं उनकी अज्ञानता की वजह से और उनकी निष्क्रियता की वजह से कैसे उनका जो साहित्य और चिंतन और जो मौलिक ज्ञान है उस मौलिक ज्ञान को भारतीय दर्शन से दूर रखा गया है, बुद्धिस्ट दर्शन से दूर रखा गया है, या हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी उसे दूर रखा गया। 1849 टर्न आउट ऑफ हर इन लॉज होम विथ हस्बैंड फॉर टीचिंग अनटचेबल्स एंड लोअर कास्ट, जो अछूत समुदाय था हिंदू सोशल ऑर्डर का, जो आज भी है। हाल ही में बहुत सी मीडिया में और हिंदी मीडिया में विशेष रूप से लिखा गया 3 दलित सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होंगे। क्या ये जो ऑफेंसिव वर्ड है, जो दंडनीय अपराध वाला एक शब्द की श्रेणी में आता है, दलित का यूज करके, क्या ये जो मीडिया जिसको मैंने कहा लोकतंत्र के 4 स्तंभ, तंत्र के 4 स्तंभ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, जो जिनके हाथों में था आज़ादी से लेकर आज तक है, उनके द्वारा ये दुर्भावना आज भी रखी जाती। इसलिए वो मीरा कुमार के लिए कि पहली दलित राष्ट्रपति होगी, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, या 3 दलित जज होंगी, ये तमाम तरह के ऐसी टर्मिनोलॉजी का जानबूझकर उपयोग किया जाता है। वो शेड्यूल कास्ट का भी यूज कर सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मीडिया की दैनिक जो लोगों की सोच है, या मैं कह सकता हूँ जिसमें भारतीय राजनीतिक संस्कृति बहुजनों को, विशेष रूप से हिंदी मीडिया, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर किस तरह से ब्रेन वॉश करता है, जैसे आर्मी में सैनिकों का, ठीक ऐसे ही सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों का ब्रेन वॉश करता है, उनका दिमाग चलता नहीं है। तो वो क्यों लिखते हैं ऐसा? तो यहाँ जो अनटचेबल्स और लोअर कास्ट, निम्न जातियाँ, जिनके लिए ऐसे व्यवस्था की गई शिक्षा के लिए, ये बड़ी चुनौती थी हिंदू समाज के सामने। 1852 में मॉडल टीचर्स अवार्ड फॉर द फुले, मॉडल टीचर अवार्ड इनको प्रदान किया गया उस जमाने में ब्रिटिश एम्पायर में। 1852 फेलिसिटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर द पायनियरिंग एजुकेशन वर्क, शिक्षा के कार्य में, शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा इनका सम्मान किया गया। साथियों, 1854 में ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्री फुले के द्वारा
कविताओं का एक संग्रह है जिसे काव्या फूले के नाम से पब्लिश किया गया, जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं। 1856 एडिटेड एंड पब्लिश्ड ज्योतिबा राव स्पीच। 1856 में ज्योतिबा राव की ये संपादित जो भाषण थे उनको एडिटेड किया गया, संपादित किया गया। अभी भी आप भारत के विश्वविद्यालयों का स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम उठाकर देखेंगे तो बहुत कम आपको इंडिजीनियस नॉलेज ऑफ इंडिया, जिसको आप कह सकते हैं, वो मिलेगा। ये सबसे बड़ा कारण रहा है सत्ताधारियों का। 1863 एस्टैब्लिश ए होम फॉर प्रेग्नेंट विडो एंड देयर चिल्ड्रन। हिंदू सोशल ऑर्डर की जो सोशल कम रिलीजियस इवल की वजह से जो सती प्रथा थी और जो सती प्रथा से बच गई, उनके लिए, जिनको विधवा, ऐसी गर्भवती महिलाएं, उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए, ये बच्चों के लिए सुरक्षा गृह और पालना गृह और गर्भवती माताओं के लिए ऐसा गृह खोला गया। पूरी दुनिया के इतिहास में आप देखोगे तो बहुत कम ऐसे उदाहरण मिले हैं जिसको रियल सोशल ऑर्डर के रूप में डिजाइन किया गया। 1868 में थ्रू ओपन देयर वेल टू अनटचेबल्स। आज भी मटके से पानी पीने पर, या बहुत सी स्कूलों में ऐसा देखा गया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी खबरें आई पिछले साल भी, कि ऐसे समुदाय जिनकी छाया से भी हिंदू समाज अछूत हो जाता है, हालांकि वो हिंदू हैं लेकिन हिंदू होते हुए भी, कि अनटचेबल्स, उनके चलने से जमीन या सड़क या उनके प्रवेश करने से मंदिर अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पानी नहीं पीने दिया गया, जिनके लिए सावित्रीबाई फुले और फुले दंपति ने अपने घर का कुआं सार्वजनिक रूप से खोला। 1873 को फाउंडेड सत्यशोधक समाज विद ज्योतिबा राव फुले। ये वह समाज था जिस समाज का नामकरण ही ये बताता है, ट्रूथ सीकर सोसाइटी, सत्य के प्रति या सत्य की साधना करने वाला समाज, न प्रार्थना समाज या ब्रह्म समाज या आर्य समाज, जो कि ब्राह्मणिकल सोशल और हिंदू ऑर्डर को अभिव्यक्त करता, रिफ्लेक्ट करता है, उसकी सैडोनिज्म को बताता है। यहाँ सत्यशोधक समाज नाम रखा गया है। 1874 में अडोप्टेड यशवंत, सन ऑफ ब्राह्मण विडो, एक ब्राह्मण महिला जिसके लिए उस समय की व्यवस्था में या तो सती प्रथा के माध्यम से जीवन को त्याग देना या जिंदा रह गई तो नरक के समान जीवन जीना, दो ही ऑप्शन थे, आत्महत्या कर लेना या दुर्भावनाओं, दुखों और कष्टों से भरा जीवन जीते रहना। यशवंत राव नाम के इस बच्चे को फुले दंपति ने अपनाया, क्योंकि ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले की खुद की कोई बायोलॉजिकल संतान नहीं थी। 1875 लेट सत्यशोधक वॉलंटियर लीड टू हेल्प फेमाइन अफेक्टेड पीपुल। जो अकाल से प्रभावित लोग थे, स्वैच्छिक रूप से इनके द्वारा सत्यशोधक के स्वयं स्वैच्छिक लोगों के द्वारा ये कार्य किया गया। 1892 दूसरा जो बड़ा आर्टिकल और एक तरह से हम कह सकते हैं टेक्स्ट, 52 काशी शोध रत्नाकर वर्सेस कलेक्शन एंड हर स्पीसीज पब्लिश्ड हुई। 1893 लुक ओवर लीडरशिप, सत्यशोधक समाज इलेक्टेड इज प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित हुई, महिला विंग का भी संचालन किया और ज्योतिबा राव फुले की मृत्यु 1890 के बाद लगभग 7 सालों तक इसको कैरी ऑन किया। 1896 वर्क इंटेंसली ड्यूरिंग ड्रॉट, और ऐसे जो अव्यवस्थाएं थी, जो अकाल था, जो सूखा था, उस दौरान इनके द्वारा प्रोत्साहनकारी और सराहनीय कार्य किया गया। 1897 में डाइड वाइल अटेंडिंग ए प्लेग अफेक्टेड पीपुल। प्लेग की जो महामारी फैली, उस महामारी के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए इन्होंने और यशवंत राय और माँ और बेटे ने बहुत भरपूर सहयोग किया और इसी के संक्रमण के बाद इनका देहांत 1897 में हो गया। तो ये एक ब्रीफ स्केच था जो उनके द्वारा बताया गया, ललिता धारे के द्वारा सावित्रीबाई फुले के बारे में। अब पोइम्स की अगर हम बात करें साथियों, तो ब्रीफ में मैं बताऊं तो लगभग 42 पोइम्स का एक कलेक्शन है और बहुत ही इन पोइम्स के माध्यम से जो सोशल कह सकते हैं कि कंसाइंसनेस है उसको और हकीकत को अभिव्यक्त करने की कोशिश की गई है। जैसे 1854 में लिखा गया, ऑफरिंग द फेथ दैट ऑल रेफर्स इन मी ओ Almighty overwhelms me, makes me wonder of it am I worthy,
For my benefactors, my heart filled with gratitude to my well-wisher, I offer this floral tribute. ये उन सब लोगों के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है वो प्रकट करने के लिए उन्होंने इसे डिज़ाइन किया है। इसमें से कुछ कविताएं, दूसरी कविता ऑफरिंग है, तीसरी मदर डियर की बात है। Our dear mother, so hard working, a kind hearted soul and so loving. The ocean could not her depth compare, the skies could not her grandeur impair. Mother, come to our little home, a symbol of knowledge did she become. For us, the embodies the goddess of knowledge, the enshrine her in our hearts we place. साथियों, जो ज्ञान है उसको एक माता के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, जो कि अपने आप ही उनके उत्थान के लिए कार्य करने वाला एक मूल आधार होता है। सैल्यूटेशन टू ज्योतिबा, टू टीचिंग ऑफ ज्योतिबा, पाथ ऑफ डोमेस्टिक ब्लेस, ओल्ड एंसेक्टर की बात यहाँ कही। हाइम फॉर किंग बाली, बाली के बारे में यहाँ बताया गया है। छत्रपति शिवाजी, इनके उन दिनों की बात कही गई है। क्वीन ताराबाई शिंदे, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, उसका गुणगान यहाँ किया गया है। मीनिंग ऑफ द वर्ड शूद्र, शूद्र का जो मीनिंग है उसको बताया गया है। द वर्ड शूद्रा इन ट्रूथ कनेक्टेड एंड नेटिव, बट द पावरफुल विक्टर्स मेड शूद्रा एंड इन्वेक्टिव, द अल्टीमेट विक्टर्स over the Iranians and the Brahmins, over the Brahmins and the British, the most radical were the natives. Wealthy were they, the original inhabitants. They were known by the name of Indians. Such heroic people were our ancestors, you see, and the descendant of such people are we. तो who were Shudra? इसको एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि मौलिक शैली के रूप में और गूढ़ रहस्य के रूप में, एक स्वाभिमान के रूप में, और जो क्या थे ये जिसको हम एक नीचा वर्ण या शब्द मानते हैं, ऐसा नहीं, वो हकीकत उसको बयां कर रही है। ओवर द ब्राह्मण्स एंड द ब्रिटिश द मोस्ट रेडिकल वर द नेटिव्स, सबसे क्रांतिकारी और प्रभावी जो हैं वो एक टर्म है जिसको हम शूद्र कहते हैं। अबोरिजिनल इंडियंस जिसको हम कह सकते हैं। सावित्री द डिवोटी, प्रेयर टू द लॉर्ड शिवा, हाइम टू लॉर्ड शिवा, फ्रेज बी टू द लॉर्ड। सावित्री द रोमांटिक, द विजनरी पोइट, क्रेजी पोइट्री एंड द क्रेजी पोइट, फॉन्ड मेमोरीज। 17वीं पोइम है द गोल्डन चंपा। 18 पोइम है द जॉय फ्लावर, द जॉय बर्ड, द रोज फ्लावर, द बटरफ्लाई एंड द बर्ड। ये बड़ी प्यारी और सुंदर पोइम। मैन एंड नेचर, सॉन्ग ऑफ द सॉइल, रिच मदर अर्थ ऑफ डिफरेंट ह्यूज, सम ब्लैक सम वाइट इन द फील्ड्स वी यूज। द रिच ब्लैक सॉइल yields a bounteous harvest, the fields with fruit and flowers are dressed, the white soil molded brick and tiles does give, to make houses in the fields in which they live. Words cannot describe the glory of the soil, or the deep bond of the earth with those who toil. मिट्टी और उस मिट्टी से जुड़े हुए उस किसान और उस प्रकृति को यहाँ एक संगीत के रूप में, कि वह मिट्टी की सुगंध और इस मिट्टी में उपजने वाले वो फूल और फल और उनसे भोजन, अपना पेट भरने वाला वह मानव और उस मिट्टी पर खेती करने वाला वह किसान कितना महत्वपूर्ण है, उपादेय है। सावित्री द टीचर, वेलकम सॉन्ग ये बच्चों के लिए है। कम डियर चिल्ड्रन, इट इज़ ए ब्यूटीफुल डे, आई एम प्लीज टू ग्रीट यू ऑल टुडे and welcome you on this very fine day. The parents are all gathered here, rounded personality are also there, renowned personality. You honor us by your presence, you do. With joy and humility we welcome you.
Come, dear children, come. Their greatest wealth, a word of advice, walkie-talkie doll, group discussion, ignorance. पोएम 29 की बात हम करें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं. जस्ट वन एनिमी डू वी हैव टुडे, लेट्स थ्रस हिम एंड ड्राइव हिम अवे, none other of any kind, look for him in your mind, have you searched well, now can you tell, think my child and tell me quickly, come spell out his name swiftly, do you give up now, sure you don't know, the name of this enemy I shall tell, listen carefully, hearken well, ignorance. Catch hold of him and thrust him blue, drive him away from amongst you. जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, जिसकी आज भी हम कह रहे हैं कि इसको दूर करना बहुत जरूरी है. जो बहुजन फिलोसॉफी है उसमें जो अज्ञान, सत्ताधारियों के द्वारा जो झूठ और मिथ जो फैला दी गई एज ए नॉलेज के सिंबल में, बट this tradition is a not knowledgeable tradition, only indigenous tradition, knowledgeable tradition. हमें ये ध्यान रखना है कि इग्नोरेंस नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हो, अपितु नॉलेज के माध्यम से जो अज्ञानता है उसको दूर किया जाए. ये कब होगा? जब हम ट्रुथ तक पहुंचेंगे. ट्रुथ तक कब पहुंचेंगे? जब उस ट्रुथ से जुड़े हुए लोगों के चिंतन तक पहुंचेंगे. यही मेरा प्रयास है कि उन बहुजन लोगों को अपने उस इतिहास के बारे में जानना चाहिए जो सत्य, मौलिक और मानवीय कल्याण का हितैषी है. उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना जरूरी है, जिसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज और जिसके लिए रीड, राइट एंड फाइट इज ए कंपल्सरी एलिमेंट्स के रूप में है. सावित्री द रिफॉर्मर, द मेलेडी ऑफ द आउटकास्ट. So says Manu, farming is divine. साफ साफ ये बताया गया है खेती का जो महत्व है और खेती की जो देवी रूप में अभिव्यक्त किया गया है, जिसकी वजह से लोगों का पेट भरता है, जिसकी वजह से व्यवस्था संचालित है. फार्मिंग इज डिवाइन, गिव्स ए हार्वेस्ट ट्राइब, फूड ग्रेन्स दैट आर द एसेंस ऑफ लाइफ. They who toil in the fields are the outcast. They produce the food on which feast the upper caste. The latter behave as wantonly as drunk do belabor, with a selfish motive driving them. They only jabber. They who do farming learn and gain knowledge. May they be blessed with wisdom and solace. किस तरह से जो खेती है और खेती किस तरह से मानवता को, कल्याण को और उन व्यवस्थाओं को अभिव्यक्त करती है जो कि ज्ञान से, प्रभुत्व से, सत्ता से जुड़ी हुई हैं. ये सावित्रीबाई फुले फार्मिंग इज डिवाइन के रूप में अभिव्यक्त करना चाह रही है. ये केवल आप इसका शब्दार्थ नहीं समझे, भावार्थ है. प्लेज शुड दे बी कॉल्ड ह्यूमन्स, किनको हमें इंसान के रूप में पुकारा जाना चाहिए, यानी कि इसको अगर हम कहें नो नॉलेज, नो नर्लिंग, नो इन्फिनिटी फॉर आइदर, ए ब्रेन दैट लाइज फॉलो, शुड दे बी कॉल्ड ह्यूमन्स? क्वेश्चन मार्क. क्रेविंग फ्री फूड ऑन ए प्लेटर, इवन एनिमल नो बेटर, नो कंटेम्पलेशन, नो एक्शन, शुड दे बी कॉल्ड ह्यूमन? क्या उन्हें इंसान कहा जाना चाहिए? No dread of children, but no urge to work and provide for them. Do they deserve to be called humans? No sympathy forthcoming, no help from any quarter, not bothered one way or the other. Should they be called humans? Contain a belief in what that start foretell. Even animals do not share their vision of heaven and hell. Why then do we call them humans? The woman from dawn to dusk doth labor. The man lives of her toil
the freeloader, even birds and beasts live together. Should these idlers still be called humans? Steeped in abject poverty, apparent to everybody, drawing forth sheer contempt, should they be called humans? Unable to read and write, not open to advice of any kind, fail to comprehend whatever animal do, should they be called humans? Unshamed of an animal existence, content and happy in their compliances, sign of a subhuman existence. Can they still be called human? Extending a helping hand to others, service, sacrifice, compassion. Devoid of all these qualities fine, should they yet be called humans? No sorrow at being enslaved, nor freedom from slavery acquired, no understanding of humanity, can they be called humans? Birds, beasts, apes, and humans, life and death to all is common, oblivious of this basic truth, and we still call the humans. सावित्रीबाई फूले इस कविता के माध्यम से स्पष्ट रूप से उस मानवता के हृदय पर चोट करती है जो अमानवीय होकर कैसे इंसान कहला सकते हैं, उनके दुर्गुणों को साफ साफ कि वो मानवीय नहीं अमानवीय हैं. द डिपेंडेंस ऑफ द शूद्रास, the outcast and untouchables, haunted by ignorance, gods, religion, rites, and rituals, drained by their indigence, no longing for happiness, assume misery to be their lot. Live as God has created you is what they have been taught. Wandering without work, the Brahmin hermits beg for alms, order the Shudras to do free service as virtuous task. Ignorance blindfolds them. They fail to see their misery. In object dependence, they live verily. This is the dependence of the Sudras, awakened to a new dawn. Poem number 37, Golden Chance. To attain self-reliance, let's pledge and accumulate a wealth of knowledge. Without learning, life and animal existence is waste. Don't rest, get an education, make haste. The outcast can wipe away their woes if they wish. Here is a golden chance to learn English. Learn English and do away with caste discrimination. Cast away the tiresome tales of the Brahmins to domination. Mother English, poem number 38. Gone is the reign of the Peshwa. Mother English is with us. Deep darkness of despair, the fear of heaven and hell is there. Thoughts of inferiority plague the mind. In such dark times, Mother English has arrived. Cast away the yoke of custom, prise open the doors of tradition. Learn to read and write. Learn to read and write. Good times have come. Mother English has arrived. The Brahminic religion with innumerable rushes, the Brahminic religion with innumerable rushes exploits the Sudras, showers abuses. Exploits the Sudras, showers abuses only on account of ignorance. Savitri Mases, deed and gone is the Peshwa dominance. Mother English come. Mother English is administered. The sovereignty of the Brahmins had been burnt to ashes. The wise English have emerged victorious.
The outcast stands to gain from the chains. The death knell of Manusmriti has been sounded. The rule of Mother English has been founded. The outcast rest in the cooling shade of knowledge. The untouchables are helped and encouraged. The English rule has brought respite from caste terror. Here comes our English savior. India belonged to none, Iranians, Europeans, Tartars, or the Huns. The blood of the native flows in its veins. Let's cry aloud and proclaim the mother English is here. साथियों, जो अंग्रेजी भाषा है उसके आगमन से और जो बदलाव की वस्तु स्थिति है उसके बारे में और जो नॉलेज है उसके बारे में बेखूबी सावित्रीबाई फुले ने मदर इंग्लिश फर्स्ट में स्पष्ट रूप से इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड द नॉलेज एंड द ब्रिटिशर एंड द अदर्स एंड द सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन क्लियरली मेंशन किया है. मदर इंग्लिश 2 पोएम नंबर 39. मदर इंग्लिश सो क्लियर ऑफ स्पीच resurrects the Sudras with powers within her reach. This is Mother English, not the Mughals, not the reign of fools, the Peshwas. Mother English true knowledge doth give, lovingly grants the Sudras chance to live, जीने का एक अवसर. Mother English feeds the Sudras the milk of human kindness, nurtures them and gives them confidence. Mother English ends their beastly existence, grants human dignity to the Sudras with her able guidance. साथियों, ये थी पोएम नंबर 39. अपने आप में एक आश्चर्यजनक और बहुत ही झकझोर देने वाली कविता. ट्रू संत आर दे, सत्य संत कौन है, उनके बारे में यहाँ सावित्रीबाई फुले ने. आजकल जो संत और बाबा हैं वो अलग कल्चर है, जिसको संत कहा जाता है ये अलग है, जिसको हम कहते हैं कि किसको हम संत कहें. Those who practice what they preach, they are the men and women worthy of worship. They who are committed to serve humanity and in it find bliss are of worship worthy. Be they happy or unhappy, never selfish are their ways. Altruist all the way, truly great are they. Human relation, those who descend, say Savitri the title of saints to earn. वो ही केवल संत का जो टाइटल है, उपाधि है, उसको प्राप्त करने के योग्य हैं, बाकी लोग प्राप्त करने के योग्य नहीं है. तो ये साथियों 41 से 42 जो पॉइंट्स का कलेक्शन था वो काव्या फुले सावित्रीबाई फुले का है. तो सावित्रीबाई फुले उन बहुजन महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए एकमात्र प्रेरणा का स्रोत है, न कि सरस्वती माता जिसको गॉडेस ऑफ एजुकेशन कहते हो. नहीं, कभी नहीं. इमेजिनेशन से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है. आपको रियल कोच में जिसने लिखा है, जिसने पढ़ा है और जिसने पढ़ने के लिए व्यवस्था की है, जो चांस दिया है और जो वस्तु स्थिति और ट्रुथ को आपके सामने प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है, सी इज सावित्री ज्योतिराव फुले. तो you should be follow the Savitri Jyotirao Phule. You will become a great women's, great feminist or great humans. Kavya Phule, written by Savitri Jyotirao Phule, translated into English by Ujjwala Mahatre और एडिटर ललिता धारा. तो ललिता धारा और उज्ज्वला महत्रे का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मराठी में लिखी सावित्रीबाई फुले की इन कविताओं को काव्य फुले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ताकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसको बताया जा सके कि व्हाट इज़ द ट्रुथ ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज ऑफ इंडिया और हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एंड वी कैन गेट द इंटरनेशनल वैलिड जनरलाइजेशन. जो वेद सामान्यकरण है वो अपने नॉलेज को फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू बुद्धिज्म एंड बुद्धिज्म टू Ambedkar's philosophy and then
पेरियार्स फिलोसफी एंड देन कैरी ऑन मुलायम सिंह एंड कांसीराम्स फिलोसफी। हमें इस पर काम करना होगा और इसमें मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। बेशक आपको ये व्याख्यान जरूर पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।